अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी में रह रहे पति पत्नी को देखकर महेश जी को बहुत हैरानी होती है। वह कहते हैं कि लगता है कि कितने मजबूरी के कारण दोनों पति पत्नी इस तरह से रह रहे हैं और उन्हें देखकर अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। अपनी पत्नी को दवाई दिलाते हैं। जब अपनी पत्नी को दवाई दिलाकर बाहर आ रहे थे तब उनकी नज़र बार बार उस झोपड़ी में रह रहे दोनों दंपत्ति की ओर पहुंच जाती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह आखिर कौन है, क्योंकि उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। आखिर कौन थे वह दोनों दंपत्ति, यह जानने के लिए मेरी आगे की स्टोरी सुने। अरे भगवान, तुम्हारे घर के काम हो गए हों तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शहर के लिए देरी हो रही है। बारिश का मौसम है, बादल गरज रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। अगर तुम देर करोगी तो बारिश की वजह से हम जा नहीं पाएंगे, और तुम्हें तो पता है मैंने कल ही तुम्हारे दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल में पर्ची कटवा ली थी, जिससे आज हमें जल्दी न भागना पड़े। लेकिन तुम्हारे घर के काम पूरे ही नहीं होते हैं। रसोई से आवाज़ देती हुई आरती जी कहती हैं, हाँ हाँ, सारा काम हो गया है, अब जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल निकालो। तब तक मैं पुराने वाले डॉक्टर के सारे पर्चे रख लेती हूँ। जल्दी जल्दी आरती जी अपनी दवाइयों के सारे पर्चे एक पॉलीथीन में रखती हैं और मोटरसाइकिल के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। अब बैठ भी जाओ, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना नहीं आता है। बाहर चबूतरे पर कुछ लोग बैठे हैं। उनमें से एक कहता है, अरे काकी, मैं आपको मोटरसाइकिल पर बैठा देता हूँ। वह आरती जी को मोटरसाइकिल पर बैठने में मदद करता है। आरती जी कहती हैं, मुझे इस मोटरसाइकिल पर नहीं बैठा जाता, डर लगता है कहीं गिर गिरा गए तो बुढ़ापे पर हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर कौन सेवा करेगा हमारी। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे बेटा बहू हैं हमारी सेवा करने के लिए। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वह हमें बुढ़ापे पर अकेला नहीं छोड़ेगा। यह बात सुनकर आरती जी खुश हो जाती हैं। अस्पताल पहुंचकर महेश जी अपनी पत्नी आरती जी को डॉक्टर के पास ले गए। दरअसल बहुत दिनों से आरती जी के पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह ढंग से खा पी भी नहीं पा रही थी और पूरा दिन दर्द से कराहती रहती थी। दवाई लेने पर ठीक हो जाता था, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता था। अस्पताल में पूरा दिन लग गया। सारे चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि आरती जी के पेट में एक ट्यूमर है, जिनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन जिस अस्पताल में उन्होंने दिखाया था उसमें यह सारी सुविधाएं नहीं थी। महेश जी परेशान से अपने बेटे देव को फ़ोन करते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। देव कहता है, पिताजी एक काम करो, आप पहले घर जाओ और घर की सारी व्यवस्था जमा कर मेरे पास आ जाना। आप चिंता मत करो, माँ को मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं इधर ही सब अच्छे से अस्पताल में माँ का ऑपरेशन करवा दूंगा। और फिर आपका बेटा भी डॉक्टर है, तो इसमें डरने की क्या बात है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी तो नहीं आ पाऊँगा, पहले गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए लाया था। तुम्हारे पास आने के लिए तो मुझे गांव में व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1-2 दिन का समय दो, उसके बाद आ जाऊँगा। ठीक है पिताजी, ज़्यादा देर मत करना, इलाज जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है बेटा, इतना कहकर महेश जी फ़ोन को काट देते हैं। अस्पताल के बाहर आरती जी और महेश जी ऑटो के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी उन्हें अस्पताल के सामने रोड पर एक बुजुर्ग दंपति दिखाई देते हैं, जिन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे को ढका हुआ है। सड़क के किनारे उन्होंने एक काले रंग की पॉलीथीन से डंडियों के सहारे बारिश से बचाव के लिए
झोपड़ी बनाया है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है। उसी पॉलीथीन के नीचे दोनों बैठे हैं। बुजुर्ग की पत्नी काँप रही हैं और काँपते काँपते वह गिर जाती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति उसको होश में लाने की कोशिश करता है, पानी के छींटे मारता है, लेकिन पत्नी होश में नहीं आती है। रोड के दूसरी तरफ खड़े हुए महेश जी और आरती जी यह सब कुछ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि बुढ़ापा ऐसा भी होता है। लगता है इन बुजुर्ग दंपति को देखने वाला कोई नहीं है। अगर इनके अपने बच्चे होते तो आज इन्हें इस तरह सड़कों पर नहीं रहना पड़ता, और अगर उनके पास पैसे होते तो भी इधर नहीं रहते, आराम से अपने घर में रहते। बुजुर्ग व्यक्ति झोपड़ी से निकलकर सामने अस्पताल की तरफ भागता है और जल्दी से एक डॉक्टर का हाथ पकड़कर उनसे हाथ जोड़कर कहने लगता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को देख लो ना, पता नहीं क्या हो गया है, बेहोश हो गई हैं और उठ ही नहीं रही हैं। अरे दादाजी, आप मेरे हाथ पैर क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा यह बताओ कि तुम्हारी पत्नी है कहाँ? सड़क के उस तरफ झोपड़ी में है, उधर ही देख लो। तभी बारिश तेज होने लगती है। आरती जी और महेश जी अस्पताल के दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगते हैं कि जब बारिश बंद हो जाएगी तभी ऑटो लेकर घर के लिए निकलेंगे। डॉक्टर पास में खड़े हुए कर्मचारियों को स्ट्रेचर पर सड़क के उस पार बेहोश पड़ी वृद्ध महिला को लाने के लिए कहता है। कर्मचारी जल्दी से जाते हैं और वृद्ध महिला को स्ट्रेचर पर लेकर आते हैं। स्ट्रेचर जब अस्पताल के दरवाजे से होकर अंदर के लिए जाती है तो वृद्ध महिला का हाथ स्ट्रेचर से बाहर निकला हुआ था, जिस पर बड़े से मोर के फूल का टैटू बना हुआ था। टैटू को देखकर महेश जी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, भाग्यवान तुमने देखा, उस वृद्ध महिला के हाथ पर जो टैटू बना हुआ था वैसा ही टैटू मेरी भाभी के हाथ पर भी था। कहीं यह मेरी भाभी तो नहीं है? आप भी कैसी बातें करते हो? तुम्हारे भैया भाभी तो अपने बेटे बहू के साथ मुंबई जैसे शहर में आराम से रह रहे हैं। वह इधर इस छोटे से शहर में सड़क के किनारे क्या करेंगे? हाँ तुम सही कह रही हो, अपने मन के भाव को दबाते हुए महेश जी ने कहा। तो स्ट्रेचर के पीछे भागते हुए योगेश जी रोते हुए जा रहे थे और कह रहे थे, दामिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? अब तो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊँगा। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। महेश जी पलट कर देखते हैं तो अपने बड़े भाई योगेश जी को पहचानने में एक पल भी नहीं लगाते। भाई साहब, आपका यह हाल क्या हो गया? आश्चर्य से महेश जी कहते हैं तो पीछे पलटकर योगेश जी देखते हैं और अपने छोटे भाई महेश को देखकर एक बच्चे की तरह गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर महेश जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। यह सच है या सपना? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? पिछले 15 मिनट से जिस वृद्ध दंपति को देखकर वह इतने व्याकुल हो रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वह तो उनके बड़े भाई भाभी हैं। रोते हुए योगेश जी कहते हैं, महेश मेरे भाई, दामिनी को बचा लो। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पास खड़ी हुई आरती जी अपने जेठ जी की ऐसी हालत देखकर परेशान थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। महेश जी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उनकी भाभी का इलाज कीजिए। पैसों की चिंता मत करिए, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। वापस आकर अपने भाई को दिलासा देते हैं, भाभी को कुछ नहीं होगा, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होना। यह लो पानी पियो। योगेश जी अभी कुछ बताने की परिस्थिति में नहीं थे और ना ही महेश जी
उनसे कुछ पूछना चाहते थे। उन्हें तो बस यह था कि जल्दी से भाभी का इलाज हो जाए, वह ठीक हो जाएं। फिर उन दोनों को अपने घर ले जाकर तसल्ली से बात करेंगे। भगवान से बस यही दुआ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए योगेश जी, आपने लाने में थोड़ी देर कर दी। उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, शरीर में भी खून की कमी थी, बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, हम उनको नहीं बचा सके। यह बात सुनते ही अस्पताल में खड़े हुए महेश जी, योगेश जी और आरती जी बुत बने खड़े रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। खैर, सभी लोग घर आ जाते हैं, गांव के भी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 2 साल बाद योगेश जी की ऐसी हालत में देखकर गांव के लोग भी दंग रह जाते हैं कि क्या हाल हो गया था तुम दोनों का। अब बात आती है बेटों को बुलाने की, क्योंकि माँ का देहांत हुआ है तो बेटे बहुएं तो आएंगे ही। लेकिन जब बेटे बहुओं को बुलाने की बात आती है तो योगेश जी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। मैं बेटे बहुओं को बुलाकर अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहता। मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि जब तक जीवित रहूँगा बहू बेटे की शक्ल नहीं देखूँगा। इधर किसी तरह से बहू बेटों को माँ के मरने का पता चल जाता है और नाम के आंसू बहाने के लिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, इसलिए गांव आ जाते हैं। लेकिन बहू बेटे को गांव में देखकर योगेश जी भड़कते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव आने की, निकल जाओ मेरे इधर से। पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी माँ मर गई हैं, उनका अंतिम संस्कार मुझे ही करना पड़ेगा और आप मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। दामिनी के शरीर को हाथ मत लगाना, तुम्हारे जैसे नालायक बेटों से तो मैं दामिनी का अंतिम संस्कार कभी नहीं कर पाऊंगा। खुद ही अपनी पत्नी को अग्नि दूंगा। मुझे और मेरी पत्नी को तुम्हारे जैसे नालायक बेटों की ज़रूरत नहीं है। महेश, कह दो इन दोनों से वापस चले जाएं, मैं इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर यह दोनों इधर रहेंगे, ज़्यादा देर तक रुके तो अच्छा नहीं होगा। भाई की बात सुनकर महेश जी समझ जाते हैं कि जरूर बेटे बहुओं ने इनको इतना दुख दर्द दिया है कि अब वह बेटे बहू का चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा बड़ा भाई तुम दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहता है तो इधर रुकने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने घर वापस चले जाओ। बड़बड़ाते हुए बेटे बहुए वापस चले जाते हैं। इधर देव को भी सारी बातें पता चलती हैं, लेकिन वह चाहते हुए भी नहीं आ सकता, क्योंकि अचानक से हॉस्पिटल से उसे एक सेमिनार के लिए विदेश जाना पड़ा। इसी वजह से वह गांव नहीं आ पाया। खैर, ऐसे ही 15 दिन बीत गए, लोगों का आना जाना लगा रहा। योगेश जी चुपचाप से अपने कमरे में बैठे रहते। सब कुछ हो जाने के बाद और सभी रिश्तेदारों के चले जाने के बाद महेश जी अपने भाई से पूछते हैं कि भाई साहब, अब तो बता दो कि आपके बेटे बहुओं ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपकी यह हालत हो गई, और बहू बेटों की शक्ल क्यों नहीं देखना चाहते। जब से आए हो कितनी बार मैंने इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार नाराज़ होकर के चुप हो जाते हो। आखिर हमें भी तो पता चलना चाहिए कि क्या हुआ आपके साथ। मैं आपका भाई हूँ, क्या इतना भी पूछने का हक नहीं है मेरा। आंखों में आंसू लेकर योगेश जी कहते हैं, तेरा तो मुझ पर पूरा हक है। तूने मेरे लिए जो किया उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तेरा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। बेटे बहू के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो महेश। और दूसरी गलती मैंने गांव की घर ज़मीन को बेचकर कर दी। सोच कर गया था कि अब मैं शहर में रहूँगा, गांव आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहर जाकर मेरे साथ ऐसा होगा
कभी नहीं सोचा था। इधर से बेटे बहू घर पर विश्वास कर मैं शहर में बहू बेटे के पास चला गया तो मेरे दोनों ही बेटे बहू एक ही शहर में रहते हैं। सोचा था जब मन करेगा बड़े बहू बेटे के पास रहूँगा, कभी छोटे बेटे के पास रहूँगा तो कभी बड़े बेटे के पास रहूँगा। लेकिन इतना कहते कहते योगेश जी चुप हो गए। महेश जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन आगे तो बताइए। महेश गांव की जमीन और घर बेचकर जो भी पैसे मिले थे शहर में जाकर बेटे बहुओं ने हमसे पैसे छीन कर आधे आधे बांट लिए। जब हमने उनसे कहा कि कुछ पैसे हमें भी चाहिए, हम अपने सारे पैसे तुम्हें नहीं देंगे, तो बहू बेटे दोनों गुस्सा करने लगे और कहने लगे कि अब तुम्हें हमारे पास रहना है, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा हम देंगे तो पैसे भी हम ही बांटेंगे, तुम्हें पैसों से क्या लेना देना, चुपचाप से हमारे घर में रहो और खाना खाओ। लेकिन मुझे बेटों की यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि उन्होंने मेरे सारे पैसे छीन लिए। मैंने एक दिन दोनों बेटों से कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको दिखाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन बेटे ने पैसे नहीं दिए, घर में रखी हुई गोली खाने के लिए दे दी। अभी माँ इतनी बीमार नहीं है कि उन्हें अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़े। यह लो बुखार की दवाई दे दो, ठीक हो जाएंगी। गांव में हमारे पास खूब पैसे रहते थे, कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन बेटे बहू के पास जब हम गए तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। एक एक पैसे के लिए तरस गए। पैसे लेने के कुछ दिन तक तो बहू बेटों ने हमें ठीक से रखा। कभी हम इस बेटे बहू के पास रहते तो कभी छोटे बेटे बहू के पास चले जाते। लेकिन 2-3 महीने बाद ही उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। बहू अपनी शॉपिंग किटी पार्टी और घूमने फिरने में व्यस्त रहती और बेटा अपनी नौकरी में। बाद में हम दोनों पति पत्नी को भी उन दोनों ने अलग अलग कर दिया था। माँ को बड़ा बेटा रखता था और मुझे छोटे बेटे ने रख लिया था। पहले तो हम दोनों पति पत्नी साथ थे, लेकिन अब दोनों बेटे बहुओं ने हमें अलग अलग कर दिया। साथ में थे तो अपने सुख दुख की मन की बात एक दूसरे से कर लेते थे। अलग रहने की वजह से दामिनी की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उधर कोई उसका ख्याल रखने वाला था, ना ही कोई बात करने वाला था, और अपने मन की बात भी वह किसी से नहीं कर पाती थी। दिन ब दिन दुबली होती चली गई। एक दिन बड़े बेटे के घर में उसके बेटे का जन्मदिन था, तो मैं भी छोटे बेटे के साथ उनके घर गया। दामिनी की हालत देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि वह सूख कर कांटा हो गई थी। दामिनी, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? क्या बहू कुछ खाने को नहीं देती है? मेरे पूछते ही दामिनी की आंखों से आंसू आ गए, जिसने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। मैं समझ गया कि जो हाल मेरा छोटे बहू बेटे के पास है वही हाल दामिनी का भी है। उसे भी ढंग से खाने पीने को नहीं दिया जाता है। जन्मदिन में बेटे के घर में बहुत सारे लोग आए थे, उसके आस पड़ोस के, बहू के मायके वाले और साथ ही उसके ऑफिस के लोग। लेकिन अपने माता पिता को एक भी बेटे बहू ने नहीं पूछा। सबसे पीछे वाली कुर्सी पर हम दोनों पति पत्नी बैठे बैठे यह सब नज़ारा देखते रहे। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था कि जिन बेटों पर मैं इतना फ़क्र किया करता था कि मेरे बेटे नौकरी वाले हैं, हम बुढ़ापे पर बहुत अच्छे से रहेंगे, हमें कोई कमी नहीं होगी, शहर में जाकर के अपना बुढ़ापा व्यतीत करेंगे, आज उन्होंने हमारी क्या हालत कर दी है। परायों की तरह सबसे पीछे बैठे हैं, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। बहू के मायके वाले आगे आकर फोटो निकलवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें तो किसी ने खाना खाने तक के लिए नहीं पूछा। यह सब देखकर दामिनी लगातार रोए जा रही थी। उसको बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन जब बहू ने देखा तो गुस्सा हुई। कहने लगी, क्यों बैठे बैठे आंसू बहा रही हो? मेरे घर में शुभ काम हो रहा है, मेरे बेटे का जन्मदिन है
और तुम आंसू बहाकर मनहूसियत फैला रही हो। अगर इधर नहीं बैठना है तो अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाओ, फिर जो करना है वही करती रहना, पर इधर सबके सामने तो आंसू मत बहाओ। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो रही थी। मुझसे दामिनी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। बहू बेटे के घर में पल पल अपमान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मैं बस इंतजार कर रहा था बहू बेटे के घर से रिश्तेदारों के जाने का। दूसरे दिन सुबह ही मैंने बहू बेटों से कहा कि हम दोनों पति पत्नी बुढ़ापे पर अलग नहीं रहेंगे। तुम लोग तो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, हमसे 2 मिनट बात करने तक का समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम लोगों को रखना है तो हमें एक साथ रखो, वरना हम गांव वापस चले जाएंगे। हंसते हुए बहू बेटे कहते हैं, गांव की धौंस किसको दिखा रहे हो? गांव का सब कुछ बेचकर तो आप ही आए हो, तो अब गांव जाकर क्या करोगे? किसके पास रहोगे? 4 लोग तुम पर थू थू करेंगे कि बहू बेटे के पास रहने के लिए गए थे, गांव का सब कुछ बेचकर अब देखो वापस आ गए। तो चुपचाप से जैसे हम रख रहे हैं वैसे ही रहो। गांव का घर बेचा है बेटा, गांव में अभी मेरा छोटा भाई है, मैं उसके पास चला जाऊंगा। झूठ बोलता हुआ बेटा कहता है, वह भी अपने बेटे बहू के पास रहने चले गए हैं। अब गांव में कोई नहीं बचा है जिसके पास जाओगे। यह सुनकर मेरी सारी गांव वापस आने की आशाएं टूट गईं। लेकिन मैंने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए मैं दामिनी को ऐसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। छोटे बेटे ने मुझे अपने घर जाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया कि मैं दामिनी के पास ही रहूँगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसी बात को लेकर बेटा बहू मुझसे झगड़ने लगे। अगर तुम्हें हम लोगों के साथ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ हमारे घर से, हम नहीं रखेंगे तुम्हें। और आखिरकार हम दोनों बुढ़ा बुढ़ियों को दोनों बेटे बहुओं ने मिलकर घर से निकाल दिया। हताश निराश किसी तरह से हम लोग गांव तक तो आ गए, लेकिन गांव में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किस मुंह से आते, क्या बोलते, कहाँ रहते और क्या खाते। इसीलिए अस्पताल के सामने सड़क पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कभी कभार कोई दया दिखाकर हमें खाने पीने के लिए कुछ दे जाता तो उससे अपना पेट भर लेते। यह कहते कहते योगेश जी फपक फपक कर रोने लगे। योगेश जी के बहू बेटों के बारे में सुन करके महेश जी को बहुत गुस्सा आता है। अभी गांव बुलाकर नालायकों को ठीक करता हूँ। कैसे मेरे बड़े भाई भाभी के साथ इतना गलत व्यवहार किया। आज उनकी वजह से मेरी भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रहने दे महेश, अब मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता जिसकी वजह से मैं उन दोनों का घर छोड़कर आया था। वह भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला कहीं भी रह लूँगा, कुछ भी खा लूँगा, और वैसे भी अब जीने की कोई तमन्ना बची नहीं है। आरती जी की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ जाते हैं और बड़ी चिंतित हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में यह डर बैठ जाता है कि अगर बुढ़ापे पर उनके भी बेटे बहू ऐसे निकल गए तो उनका क्या होगा। ऐसी कल्पना भर से ही उनका रोम रोम कांप जाता है। वहाँ से उठकर रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। इधर महेश जी अपने भाई से कहते हैं, भाई साहब अब आप हमारे साथ इधर गांव में ही रहेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा आपके लिए करेंगे। एक दिन आरती जी अपने पति से कहती हैं, चलो जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो हम बड़े भाई को अच्छे से रख लेंगे, लेकिन जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे और हमें भी बहू बेटों की ज़रूरत होगी तो क्या बहू बेटे हमारी सेवा करने के साथ साथ आपके बड़े भाई की भी सेवा कर पाएंगे? क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे अपने ही माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो फिर किसी और की सेवा करने की तो बात दूर है,
महेश जी आरती जी की बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आरती जी तुम ठीक कहती हो, तुम्हारी बात एकदम से ठीक है। अगर बुढ़ापा ऐसा होता है तो बड़ा ही तकलीफदायक है। बुढ़ापे पर अपने ही बच्चे काम ना आए तो हम बुढ़ापे पर क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, अपने लिए क्या इकट्ठा करके रखना चाहिए, यह भी सोचना जरूरी है। दोनों की बातें योगेश जी सुन लेते हैं और कहते हैं, मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि अपने जीते जी अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी बच्चों को कभी ना दें, अपने पास रखें, जिससे बुढ़ापे पर आप अपना इलाज करा सकें, चार रोटी खा सकें, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बहू बेटों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि बहू बेटे आपकी फरमाइश पूरी नहीं करते हैं, वह सिर्फ रोटी देना ही अपना फर्ज समझते हैं, उस पर भी एहसान दिखाते हैं। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरे दिन सुबह सुबह महेश जी आरती जी से कहते हैं, एक काम करो, मेरे साथ शहर चलो। शहर क्यों चलना है? आरती जी कहती हैं, आरती मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, इसलिए तुम मेरे साथ शहर चलो। अरे यह क्या सोचा है, मुझे भी तो बताइए। आरती, हमारे घर की जितनी भी ज़मीन और प्रॉपर्टी है वह सब मेरे ही नाम है, तुम्हारे नाम अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जिससे तुम्हारा बुढ़ापा मजबूत बन सके। आज तुम मेरे साथ चलो, अपने हिस्से की 10 बीघा ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर मैं ना रहूं तो कम से कम तुम उस ज़मीन से बुढ़ापे में आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सको, तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बड़े भाई का जो हाल देखा है उससे वह डर गई थी, इसीलिए अपने पति के फैसले का आदर करते हुए शहर चली जाती हैं। घर आकर वह रसोई में चाय बनाने लगती हैं, तभी पीछे से उनके बेटे की आवाज़ आती है, माँ मैं आ गया। आरती जी पीछे पलट कर देखती हैं तो आंगन में बहू बेटा दोनों खड़े हुए हैं। बेटा भागकर माँ के गले लग जाता है और कहता है, माँ माफ़ कर दो, ज़रूरी काम से देश से बाहर जाना पड़ा, अब वापस आ गया हूँ, आपका अच्छे से इलाज करा दूंगा। और ताऊ जी किधर हैं? मुझे ताई जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। भागकर ताऊ जी के पास जाता है। ताऊ जी की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। ताऊ जी के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहता है, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली है ताऊ जी आपने, आज ही आपके सारे बाल काट दूंगा। सर के बाल भी कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। सुबह उठते ही देव ताऊ जी की दाढ़ी बना देता है और सर के बालों की कटिंग करके उनको छोटा छोटा कर देता है और कहता है, आप लोग अपना सामान पैक कर लो, मेरे साथ शहर चलने के लिए। बेटे की बात सुनकर परखने के लिए महेश जी कहते हैं, बेटा कल मैं शहर गया था, अपने हिस्से की जो ज़मीन थी उसमें से 10 बीघा तुम्हारे माँ के नाम कर दी है, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? कुछ समय के लिए बेटा शांत हो गया, लेकिन पास में खड़ी हुई बहू कहती है, तो क्या हो गया पिताजी, आपने माँ के नाम जमीन कर दी तो? अरे जमीन आपके नाम रहे या माँ के नाम, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर हम आपके बेटे बहू हैं, बाद में तो वह हमें ही मिलनी है, जाएगी कहाँ? और वैसे भी आपका बेटा खूब सारे पैसे कमाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने माँ जी के नाम जमीन कर दी है तो बहू का जवाब सुनकर महज जी को तसल्ली मिलती है। देव अपने पिता जी से कहता है, पिताजी माँ के पेट में ट्यूमर है और वैसे भी उनका ऑपरेशन को बहुत देर हो गया है और अब देर करना सही नहीं है। कल ही मेरे साथ आप लोग शहर चलो, माँ का ऑपरेशन कराना है। छोटे भाई महेश के बहू बेटे को देखकर योगेश जी फूले नहीं समा रहे थे और सोच रहे थे कि बेटे बहू ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि अब उनका छोटा भाई भी उनके पास से चला जाएगा तो अकेले कैसे रहेंगे। जब सभी लोग जाने के लिए तैयार होने लगे
तो देव कहता है, ताऊ जी आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो, तैयार नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जाइए। राधिका मेरे बैग से एक शर्ट तो लाइए, ताऊ जी के कपड़ों का कुछ समझ नहीं आ रहा है। शहर में उनके लिए कुछ नई शर्ट और लोवर खरीद देंगे। राधिका एक शर्ट लाकर ताऊ जी को देती हुई कहती है, यह लो ताऊ जी, इस लोवर और शर्ट को पहन लो। बेटे बहू के व्यवहार को देखकर आरती जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुशी खुशी तीनों लोग बेटे बहू के घर पहुंच गए। देखा तो शहर में बेटे ने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया था, जिसमें 4 से 5 कमरे हैं। माँ देखो कितना बड़ा घर लिया है, इतने बड़े घर में हम लोगों का अकेले मन नहीं लगता था। यह घर तो हमें काटने को दौड़ रहा था। अब देखो घर में कितनी रौनक है। राधिका सबके लिए चाय बनाकर लाती है। योगेश जी के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर जाता है, जिससे पूरे फर्श पर चाय फैल जाती है, जिसे देखकर योगेश जी डर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहू गुस्सा करने लगे। वह कंधे पर पड़े अंगोछे से फर्श पर गिरी हुई चाय को साफ करने लगते हैं। राधिका यह देखकर हाथ से कपड़े को छुड़ाते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हो ताऊ जी? छोड़िए, यह आपका काम नहीं है। चाय फैल गई है तो क्या हुआ, किसी से भी फैल सकती थी। मैं आपके लिए दूसरी चाय लाती हूँ, आराम से बैठकर पीजिएगा और इसको मैं साफ कर दूंगी। आपको साफ करने की ज़रूरत नहीं है। यह सब देखकर योगेश जी बहू के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि सारे बहू बेटे एक जैसे नहीं होते हैं। वह राधिका को आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश रहो। कुछ समय बाद देव और राधिका अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हैं। ऑपरेशन होने के बाद राधिका अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उनकी खूब सेवा करती है। यह देख देख कर योगेश जी और महेश जी को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ योगेश जी को अपने बेटे और बहुओं की हरकतों को याद कर करके दुख भी होता है कि काश मेरे भी बच्चे इतने अच्छे होते। शायद मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी। अब सभी साथ में हंसी खुशी से रह रहे थे। तो दोस्तों, राधिका और देव का अपने माता पिता और ताऊ जी के साथ जैसा व्यवहार कर रही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।